एक सवाल आजकल आलमी मंजरनामे पर छाया हुआ है। क्या अमेरिका आलमी सतह पर जिल्लत के दहाने पर खड़ा है? फोर्ब्स मैगजीन का एक नया तज्जिया कुछ ऐसा ही दावा कर रहा है, और ये आलमी ताकत के तवाज़न में एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा है। तो आइए इस तज्जिए की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस चौंका देने वाले नतीजे के पीछे क्या दलाइल हैं। तज्जिए का आगाज ही एक इंतहाई जुर्रतमंदाना, आप कह सकते हैं धमाके खेज दावे से होता है। अमेरिका मगरबी एशिया में जंग हार चुका है। ये एक बहुत बड़ा बयान है और यही इस पूरे तज्जिए की बुनियाद बनता है। अब सवाल यह है कि मुसन्निफ इतने बड़े नतीजे पर पहुंचा कैसे? आइए इसकी खोज लगाते हैं। तो इस तज्जिए के पहले हिस्से में खुशामदीद, जहां हम देखेंगे कि आलमी निज़ाम कैसे बदल रहा है। यहां हम इस तज्जिए के बुनियादी दलाइल को समझेंगे और देखेंगे कि यह तनाज़ा दुनिया की शक्ल कैसे बदल रहा है। इस तज्जिए के मुताबिक इस जंग के दो बड़े नताइज निकलेंगे और वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ अमेरिका के लिए आलमी सतह पर जिल्लत का सामना, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नए मुतवाज़ी आलमी निज़ाम का उरूज और उसकी साख्त में इजाफा। यानी जैसे जैसे एक ताकत कमज़ोर होगी, दूसरी मजबूत होती जाएगी। देखें, इस तज्जिए में कहा गया है कि ईरान स्ट्रेटेजिक लिहाज से एक बहुत ही अहम पोजीशन में है। वो ना सिर्फ आबनाए हुर्मुस को बंद करने की सलाहियत रखता है, बल्कि उसके हूसी इत्तेहादी बाबुल मंदब को भी बंद कर सकते हैं। अब सोचें, अगर ये दोनों अहम तिजारती रास्ते बंद हो जाएं तो क्या होगा? सीधा सीधा आलमी तवानाई का बहरान, और इसका बराह रास्त असर पड़ेगा पेट्रो डॉलर पर, यानी वो निज़ाम जिसमें तेल की आलमी तिजारत डॉलर में होती है, जो कि अमरीकी मौशी ताकत की एक बड़ी बुनियाद है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अमरीका का मुखमसा। इस सूरत हाल में अमरीका एक बहुत मुश्किल दोराहे पर खड़ा है। तज्जिए के मुताबिक उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, और सच पूछें तो दोनों ही चैलेंजेस से भरे हुए हैं। आइए देखते हैं कि ये दो मुश्किल ऑप्शंस हैं क्या। तो बुनियादी सवाल बड़ा सीधा है, पीछे हटना या कशीदगी को मजीद बढ़ाना। तज्जिए के मुताबिक अमरीका के पास यही दो रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता है एक फेस सेविंग एग्जिट, यानी इज्जत बचाकर निकलने का रास्ता। इसमें ईरान का मुतालबा मानकर मशरिक़ वुस्ता से अमरीकी अड्डे ख़त्म कर दिए जाएं और इसकी ज़मानत चीन और रूस दें। और दूसरा रास्ता वो है कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने का। लेकिन यहाँ एक मसला है। तज्जिए के मुताबिक अमरीका मुबैना तौर पर मिसाइलों और ड्रोन्स की कमी का शिकार है, और इस जंग के लिए उसने कोई ख़ास मनसूबाबंदी भी नहीं की थी। और मामला सिर्फ बैरूनी चैलेंजेस का नहीं है, इस जंग पर अमरीका के अंदर भी गहरे इख्तिलाफात हैं। तज्जिए में कौमी इंसदादी इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर जो किंट के इस्तीफे का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर एक धमाका खेज बात लिखी। ईरान अमरीका के लिए कोई खतरा नहीं, ये जंग अमरीका ने अमरीका में मौजूद इसराइल लॉबी के कहने पर शुरू की है। तो एक तरफ अंदरूनी इख्तिलाफात हैं और दूसरी तरफ बैरूनी हिमायत भी खत्म होती नजर आ रही है। तज्जिया निगार के मुताबिक अमेरिका का अपना मेगा बेस भी इस जंग पर सवाल उठा रहा है। नेटो को एक चलती फिरती लाश कहा जा रहा है और यूरोपियन यूनियन मुकम्मल बदनज़मी का शिकार दिखाई देती है। मतलब ये कि अमेरिका इस मुहाज पर तेजी से तन्हा होता जा रहा है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ब्रिक्स का उरूज। देखें, जब भी पुरानी ताकतें कमज़ोर होती हैं तो एक खला पैदा होता है, और उस खला को पूर करने के लिए एक नया आलमी निज़ाम उभर रहा है, जिसका मरकज़ इस तज्जिए के मुताबिक ब्रिक्स को समझा जा रहा है। तो आखिर ये मुतवाज़ी आलमी निज़ाम है क्या? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये चीन और रूस की हिमायत से चलने वाला एक ऐसा सिस्टम है जो अमेरिका के बनाए हुए उसूलों पर नहीं चलता। इसके अपने उसूल, अपने क़वानीन हैं। और इस नए निज़ाम की बुनियाद 5 बड़े उसूलों पर रखी गई है। पहला, तमाम ममालिक बराबर और ख़ुद मुख्तार हैं। दूसरा, इज्तिमाई सलामती, यानी किसी एक की सलामती सबकी सलामती है। तीसरा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम। और आखिरी 2 उसूल बहुत अहम हैं। कोई भी मुल्क अपना नज़रिया दूसरों पर मुसल्लत नहीं करेगा, और कोई किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। और इस नए निज़ाम की ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सिर्फ आदाद-ओ-शुमार पर नज़र डालें। ब्रिक्स ममालिक में दुनिया की 40% आबादी रहती है। और सिर्फ आबादी ही नहीं, ये ममालिक दुनिया की मजमूई जीडीपी का 41% हिस्सा भी रखते हैं। ये महज आदाद-ओ-शुमार नहीं है, ये आलमी ताकत में एक बहुत बड़ी तब्दीली की वाज़ेह अलामत है। माशी महाज पर तो शायद सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है। तज्जिए में कहा गया है कि ब्रिक्स एक ऐसा नया मालियाती निज़ाम बना रहा है जो डॉलर पर इन्हिसार ही ख़त्म कर देगा। इस सिस्टम के तहत ममालिक अपनी मुकामी करेंसियों में तिजारत कर सकेंगे, जिससे अमरीकी पाबंदियों का असर भी तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। चौथा हिस्सा, हिमायत का एक नया नेटवर्क। अब ये जो तब्दीली आ रही है, ये सिर्फ ब्रिक्स तक महदूद नहीं है।
آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ممالک اس نئے نظام کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں اور کیسے ایک نیا اتحاد بنتا جا رہا ہے۔ تجزیے کے مطابق چین کا کردار بہت دلچسپ ہے۔ وہ براہ راست فوج بھیجے بغیر ایران کی مدد کر رہا ہے۔ کیسے؟ وہ مبینہ طور پر سیٹلائٹ تک رسائی دے رہا ہے تاکہ میزائل اور ڈرونز ٹھیک نشانے پر لگیں۔ Y-20 طیاروں سے جنگی سامان پہنچا رہا ہے، پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل خرید رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر نایاب دھاتوں پر اس کی اجارہ داری جو امریکی ہتھیاروں کی پیداوار کو محدود کرنے کے لیے ایک اکے کا پتہ ثابت ہو سکتی ہے۔ روس بھی اس کھیل میں پیچھے نہیں ہے۔ وہ ایک طرف تو مبینہ طور پر سیٹلائٹ انٹیلیجنس اور یوکرین جنگ میں استعمال ہونے والی ڈرون ٹیکنالوجی ایران کو فراہم کر رہا ہے، اور دوسری طرف سفارتی محاذ پر وہ خلیجی ممالک کو امریکی اڈوں پر سوال اٹھانے کے لیے قائل کر رہا ہے اور اجتماعی سلامتی کا نیا تصور پیش کر رہا ہے۔ اس نیٹ ورک میں پاکستان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ تجزیے میں ایرانی وزیر خارجہ کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں انہوں نے مبینہ طور پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف آپ کی حمایت کا شکریہ۔ تجزیہ نگار کے مطابق پاکستان کی تاریخ ہمیشہ سے اپنے قومی مفادات کو ترجیح دینے کی رہی ہے، چاہے وہ 1998 میں امریکی دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے ہوں یا 9/11 کے بعد اپنی شرائط پر امریکہ کا ساتھ دینا۔ اسی پس منظر میں تجزیہ نگار کا اندازہ ہے کہ آج پاکستان زمینی راستوں سے چینی ہتھیار ایران تک پہنچانے میں مدد فراہم کر رہا ہے، اور یہ نیٹ ورک مزید پھیل رہا ہے۔ شمالی کوریا مبینہ طور پر ایران کو بیلسٹک میزائل اور یہاں تک کہ ایٹمی مدد کی پیشکش بھی کر رہا ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات تو شاید ترکی کی ہے۔ نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود وہ مبینہ طور پر امریکی دباؤ کو مسترد کر رہا ہے اور ایران کے خلاف اپنے اڈے استعمال کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ پرانے اتحاد میں دراڑوں کی ایک واضح علامت ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، ابھرتا ہوا نیا نقشہ۔ تو ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر آخر تصویر کیا بنتی ہے؟ ایک نیا عالمی نقشہ جو ایک بالکل نئے عالمی نظام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس تجزیے کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم کوئی سست رفتار تبدیلی نہیں دیکھ رہے، بلکہ دنیا بہت تیزی سے ایک متوازی عالمی نظام سے ایک پکے اور مستحکم نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک ارتقا نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے۔ لیکن اس پوری بساط میں ایک بہت بڑا کھلاڑی ابھی تک خاموش ہے۔ تجزیہ نگار اس تحریر کا اختتام ایک بڑے اہم سوال پر کرتا ہے۔ جب دنیا کا نقشہ دوبارہ بنایا جا رہا ہے تو بھارت اس میں کہاں کھڑا ہوگا؟ اس سوال کا جواب ہی شاید آنے والے دور کی عالمی سیاست کی سمت کا تعین کرے گا۔